नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम उस बात की चर्चा करेंगे, मैं समझता हूं कि जिस बात पे हमारी राष्ट्र की सुरक्षा निर्भर है। अभी आपको मालूम है कि फरवरी 2026 में एक फॉर्मल एग्रीमेंट, समझ लीजिए कि एक इंटरिम एग्रीमेंट हुआ है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को कहते हैं, बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उससे पहले इंडिया और यूरोप के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसको सरकार कहती है इट्स अ मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि जब से ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, दैट इज़ जनवरी 2025, तब से ट्रंप साहब मोदी जी के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, और जो मोदी जी के बारे में कहते हैं वो किसी और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में नहीं कहते। उन्होंने कहा कि सीज़ फायर इंडिया पाकिस्तान का मैंने करवाया, हमने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बहुत मोहब्बत है मोदी जी के साथ, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं उनकी जो करियर है मैं डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। ऐसा कोई कहता है किसी को? फिर हमने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने खुद फैसला कर लिया कि ये हमारा डील हो रहा है, और उन्होंने अनाउंस किया। सीज़ फायर भी उन्होंने अनाउंस किया था। तो इस तरह से किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करे तो ये तो हमें स्वीकार नहीं है। ये तो एकदम अपने आप में गलत है। और हमें, ये इतना बड़ा देश है, 1.5 बिलियन पीपल का देश है, तो हमें पार्लियामेंट में इसका विरोध करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को स्टेटमेंट देनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि क्यों ऐसा ट्रंप साहब कर रहे हैं, क्यों ऐसा आक्रमण कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हमें भारत से ट्रेड डील में क्या चाहिए। अभी तो डील हुआ नहीं, अभी तो फ्रेमवर्क इंटरिम अरेंजमेंट सा ही हुआ है। हमें क्या चाहिए पहले इन्होंने तय कर लिया था। उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ तक कृषि का क्षेत्र है हमें एक्सेस चाहिए, वी वांट एक्सेस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ तक ड्यूटीज़ का सवाल है, आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, और रशिया से क्योंकि ऑयल खरीद रहे हो और आप वहाँ रिफ़ाइन कर रहे हो और फिर आप बेच रहे हो, तो फ़ायदा रशिया का हो रहा है, और रशिया को अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो अपनी जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन में उसको फिनेंस कर रहे हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, आपके प्रति सरप्लस है, वो तो कुछ $30 बिलियन है। तो अगर सरप्लस $30 बिलियन है तो हमारे से तो आपके ऊपर तो हम कोई ड्यूटी लगाते नहीं हैं, तो आप हमारे ऊपर टैरिफ भी लगाते हो और नॉन ट्रेड बैरियर भी लगाते हो, तो ये भी गलत है। तो ये सब ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में उन्होंने कुछ मांगे हम देश के सामने रखी, और पहले तय कर लिया कि ये मांगे मानी जाएंगी और ये ट्रेड डील होगा, और हमारे जो हम चाहते हैं वैसा होगा। इसके बारे में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हम अपनी सॉवरेंटी इस तरह से किसी के अधीन कर सकते हैं? हम तो नहीं मानते। और प्रधानमंत्री जी सही कहते हैं कि जो कॉलोनियल माइंडसेट को हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो ये कैसे हो रहा है कि हम जो ट्रंप साहब कहते हैं वो मानने को तैयार है? तो इन कई मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। राकेश मोहन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप एक डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट हो, इंटरनेशनल फाइनेंस पॉलिसी मेकिंग में माहिर हो, और फोकसेस ऑन सेंट्रल बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आपने इंपीरियल कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, फिर आपने बीए येल से किया इकोनॉमिक्स में, फिर आप पीएचडी प्रिंसटन से। मतलब कि ऐसे लोग तो बड़े कम मिलते हैं हमें जो इतने जानकार हों। तो आप हमें इस पे कुछ बताइए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जयमिनी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप मतलब कि यू कंबाइन डिप्लोमेसी विद इकोनॉमिक्स, ये एक बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन रहता है। आप एक डिस्टिंग्विश इकोनॉमिस्ट हैं, ऑथर हैं, डिप्लोमेट हैं,
1976 में आपने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की, फिर आपने एटॉमिक एनर्जी में बड़ा काम किया, और फिर आप एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बने. प्रायर टू दैट जॉइंट सेक्रेटरी कैपिटल मार्केट्स, पेंशन रिफॉर्म्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड देन इंडियन एम्बेसडर टू द यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम एंड लक्समबर्ग इन 2008, और फिर आप हाई कमिश्नर बने इंग्लैंड में 2012 से 13 तक. तो थैंक you very much for being here. I'm sure that you will, make us wiser on what's happening around the world, especially in the context of this deal. Jayati ji, आप development economist, professor, public intellectual, known for your work in globalization, employment patterns, macroeconomic policy, gender and development. You did your graduation from Miranda, then MA economics from JNU, and then MPhil PhD from Cambridge. In 1984, your doctoral thesis was Non-Capitalist Land Rent, Theories and the Case of North India. और फिर आपने 35 साल आपने पढ़ाया JNU में. 35 साल, ये बड़ा लंबा अरसा होता है. आपने 220 तो आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, 21 किताबें आपके क्रेडिट में हैं. You are concerned about farmers' welfare. You were a consultant with the WHO. You write in newspapers. You've done a great lot of work in COVID-19. So thank you very much. We have now experts here. I'm the only non-expert present. So Rakesh ji, आपसे शुरू करते हैं. Why do you think that Trump is attacking our prime minister like this? I think Has it ever happened before? You've been in this country for a long time. Have you ever seen any president attacking a prime minister in this fashion? No, I have not seen this kind of a personal kind of attack that has been happening. But I think on this issue, Germany will be a much better. आप बताइए कि इसका. So, what I had a slightly different view that these trade deals that are being done are very interesting in the sense that after pretty continuous trade liberalization from the early 1990s to around 2010, over the last 12, 15 years or so, there's been some degree of reversal in terms of India setting up more trade barriers, including higher tariffs. Now, what is interesting in this context, so the point I'm sort of making is that it is very interesting on how both these deals, one of course is much more complete, that is the India-EU free trade agreement, because it has to go through various procedures for approval, but that is a much more detailed. I asked this question of someone from the EU, they said it'll probably take about a year. Because they first go to the European Council and then to the European Parliament. Right. Now, what I didn't get clarity on is whether any country has a veto. I think they don't. They do in the European Council. The Mercosur has been waiting 6 years for their deal, which was agreed upon 6 years ago. Each country has, the deal will go to each country. Every country has to agree. But in a meeting that was held recently, Indo-EU meeting, just 10 days back or so, I asked this question, and the reply wasn't totally clear, but they did say they did not have a veto. So there has to be, goes to the European... They don't want a veto, I guess. I don't know. Yeah. But they first have a European Council, which has each of the countries, and then of course they go to the European Parliament. And that there, of course, is only a majority. So आपके हिसाब से, when Trump is saying कि भैया आपके tariffs बड़े high हैं, तो Trump सही कर रहा है? That is correct. That our tariffs are higher than most countries. There's no doubt about that. Absolutely no doubt about that. So now it's 18% as far as we are concerned. So I mean, I don't know about our tariffs vis-a-vis. I know, but I'm saying now he's saying 18% as far as you are concerned. Yes. And as far as we are concerned, it's zero. Yeah, no, I was coming to that. So what I was going to say is that it is very interesting first that after these discussions with the EU have been going on for more than 15 years or so. I think they started in 2007, if I remember correctly. Yes. Right? And so it's very interesting that suddenly it came to the conclusion now. Now, as far as I'm concerned, the more open we are on trade is a good idea. Okay? But not on pressure from other countries. It has to be on our own terms and for our benefit. So, one thing I do see in both these deals, it is signaling some kind of willingness to be more open than we have been in the last 10-15 years or so. But it's still not clear what exactly will happen, because as we just discussed, as the EU is concerned, it will take at least a year, maybe longer, for it to come into force.
as far as the US is concerned, it's only a framework agreement. Yes. For a bilateral trade agreement, it's not an FTA. Correct. Even if the framework leads to a bilateral trade agreement, it's not an FTA. Here, from what I've read in the agreement, that what they're saying is, you give us zero tariff access to almost all our industrial goods. We are doing you a favor by putting 18, bringing down from 25. Could be 43. Could have been 43, 25, and then the 25% they put on because of the Russian oil. Right. So this is bizarre, because the history has been that it is developed countries which have very low tariffs. Prior to Mr. Trump, the average US tariff for all goods was about 2.3%. Correct. It's now gone about 13, 14, because in all these deals that Mr. Trump has been making, there are lots of exemptions. That's right. Even 50% of our exports are exempt at the current time before this deal. But it has gone from around 2.6 to around 13, 14 average. So what the point I'm making is that on the one hand, I feel happy that we are opening our trade. On the other hand, it's unfair that they're saying, you do this for us, from our point of view. And we have no negotiating But we are not going to. They also say if the other, there's some. We'll talk about the nitty-gritty Yeah, of there's the some other deal a little language. later. Yeah. So in that sense, the Indo-US FTA is much better, because they're also doing zero tariffs. Right. Indo-EU. Indo-EU. Yes. Indo-EU. Yes. They're doing zero tariffs for India. Correct. It's not entirely clear if they happen immediately or over a period of time. Certainly, our reduction in tariffs will be over a period of time. ठीक. They're also moving towards zero. So the issue here, as you were saying in the beginning, is that we need to be very clear on what is A, and what is in our interest, and B, what is being forced on us. Nice. Okay. The one thing I would say in both the deals, there is much better treatment that we expect to get on all our labor-intensive exports. Right. And that to me is the most important thing. Okay. Okay. Now he's passed on that buck to you. कि आप बताइए कि ये ट्रम्प साहब ऐसा क्यों आक्रमण कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर? मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में कोशिश बोलने तो- की। हाँ। अच्छा, ऐसा है कि ट्रम्प साहब के बारे में आज वो कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और करेंगे, कहेंगे पर इसमें ये कंसिस्टेंट रहे हैं। हाँ, हमारे देश के साथ वो थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया है, कुछ चिड़चिड़ापन दिखाया जब से वो ऑपरेशन सिंदूर पे हमने तो सीज़ फायर कहा ही नहीं है, हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ कहा था। तो वो कहते हैं कि मेरे कहने पे ये सब कुछ हो गया, दोनों देशों को मैंने बता दिया कि बस बंद कीजिए ये सब आतिशबाजी। तो ये सही है या गलत है, जो सरकार में है वो बताएंगे, पर उनका ये रवैया है कि कोई नहीं है दुनिया में, चाहे अमेरिका में हो या कहीं किसी और देश में, जो उनको ना कह सकता है। तो ये इनकी मनोवृत्ति है, इनकी सोच है। वो थोड़े, कोई कहेगा कि बहुत ही ज़्यादा सर चढ़ा आदमी है या जो भी है, पर वो हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। किसी और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के प्रति तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कुछ ऐसे यूक्रेन के बारे में कुछ जरूर कहा है, बट यूक्रेन के बारे में कहा, कुछ ब्राज़ील के बारे में शुरू में कहा था, बट ऐसे इस तरह से कांस्टेंट अटैक। कोलंबियन प्रेसिडेंट के बारे में भी कहा। बट नॉट लाइक दिस, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भाई, हमारे ऊपर ऐसे आक्रमण करना और हम चुप रहे, ये कहाँ तक, यू नो, आई मीन टू मी इट इज अनएक्सेप्टेबल एज एन इंडियन। नहीं, एक तो है अहंकार। हमें बताया गया है हमारे शास्त्रों में, अहंकार को थोड़ा सा थाम के रखिए। देश के हित में अगर आपको थोड़ा सर झुकाना पड़े, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, पर कोई आंकड़े सही होने चाहिए ना। ये क्या, किस किस्म के ये टैरिफ्स हैं? उन्होंने जब 50% के टैरिफ लगाए थे, तो उन्होंने फार्मास्यूटिकल और आईटी सर्विसेज, जो उनको ज़रूरत है, उनके नेशनल हेल्थ के लिए उनको दवाइयाँ चाहिए, तो उनको 0% करा। जो उनको चाहिए वो है, जो नहीं उतना चाहिए उसके ऊपर वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। तो इसमें हमारी गलती है या नहीं, मैं नहीं बोल सकता। वो आप डिप्लोमेट, आप काय को बोलेंगे? मैं बोलूँगा कि गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं। ये आदमी, कोई कहेगा कि 3 साल
की प्रेसिडेंसी के बाद ये चले जाएंगे। शायद इस साल ही जब कांग्रेशनल इलेक्शंस हो और अगर डेमोक्रेट्स को बहुमत मिल जाए कांग्रेस में, अभी उनका सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुना है। सिर्फ हमारा, अब यहाँ मैं कुछ गलत शलत बोलने लगा हूँ कि सिर्फ हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और भी सुप्रीम कोर्ट है जो वक्त लगाते हैं और समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो नहीं, आप गलत नहीं बोला आपने, सही मैंने बोला। सही बोला। टाइम लगता है हर चीज़ पे, क्योंकि सूझबूझ के साथ फैसले होते हैं, ऐसे थोड़ी ना होते हैं। वो उसमें ऐसा, चलिए ठीक है, भगवान के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं होती है, पर कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ देर भी है अंधेर भी है। चलिए छोड़िए इन बातों को। तो वापस हम आते हैं इन आर्थिक मामलों पे। तो इसमें ऐसा है कि ये सोच रहे हैं कि हम किसी हिसाब से हम कमज़ोर हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं उच्च क्या कहते हैं पदों पे, जिनके बच्चे वगैरह सब अमेरिका में हैं। तो हमारी एक थोड़ी सी जिसमें कमज़ोरी है कि हम सोचते हैं कि अगर वो कल को वीज़ा बंद कर दें तो हमारी तकलीफ़ हो जाएगी कुछ और। तो बहुत सारे उनके पास औजार हैं हमें तंग करने के लिए। तो सर नीचे ही रखिए, कोई बात नहीं, काम अपना निकालिए। इसमें इन्होंने जो आपने उदाहरण दिया ईयू के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, और बात चल रही थी कि हर एक वीटो है उनके पास। यही मैं बोलने वाला था। जब मैं वहाँ पे हमारा राजदूत था तो तब ज़रूर हर एक देश का वीटो था, और अभी भी मेरे ख्याल से कागज़ पे उनका वीटो है। पर क्या हो गया है कि वक्त के साथ जो बड़े देश हैं, उसमें यूके तो निकल गया बाहर ईयू से, पर फ्रांस और जर्मनी जितना उनका वेट है ईयू में, आपको पता होगा कि बहुत सारे सब्सिडीज़, ये जो ज़्यादा बड़े इकोनॉमी है फ्रांस, जर्मनी और हॉलैंड, सब्सिडाइज करते हैं कुछ छोटे और जिनकी इकोनॉमी छोटी है। तो वो थोड़ा सोचते हैं इससे पहले कि कुछ कहें जो इनको पसंद ना आए। तो देयर इज ऑन पेपर अ वीटो बट इट मे नॉट वर्क इन प्रैक्टिस। पर एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट ऐसा है, वो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो उनके वहाँ ज़्यादातर लोग लिबरल हैं, वेरी एनवायरनमेंट कॉन्शियस। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो ह्यूमन राइट्स पे भी वो बहुत, जिसको कहते हैं, जागरूक है। पहले भी कुछ रेजोल्यूशन मूव किए हैं उन्होंने, एक दो चीज़ों पे भारत के ऊपर टिप्पणी उनकी अच्छी नहीं रही है हमारे ऊपर। तो वो कल क्या कर दें कुछ पता नहीं। और उनका ज़रूर वीटो है, उनका वीटो है कि या तो वो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, बीच में मे भी नहीं होगा। तो मेजॉरिटी है ना। हाँ, तो उसमें जो भी मेजॉरिटी कहे वही चलेगा। तो जैसे आप बता रहे थे मर्कोसूर का, चीज़ें लंबी हो सकती हैं, पर जो हमने ईयू के साथ किया है, जैसे आपने बताया, डॉक्टर राकेश मोहन ने बताया, वो ठीक था एग्रीमेंट। ये कुछ लगता है कि हमारे ऊपर हावी हो गया है अमेरिका, और हम मजबूरन चुप रहे हैं। अब मैं 2-3 आंकड़े दूंगा। देखिए, हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स में कोई 90 बिलियन, जो हिंदी बोलते हैं 1 बिलियन है 100 करोड़। अब समझ लीजिए 90 बिलियन डॉलर तो 9,000 करोड़ डॉलर, ऐसे सोचिए हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। और हमारे इंपोर्ट्स हैं 40, मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ, 40 बिलियन उनकी। तो हमारे कोई 50 बिलियन डॉलर की हमारे सरप्लस है। और सर्विसेज में हमारा 40 हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो 20 करते हैं। मैं दोनों आंकड़ों में मैं बिलियन डॉलर्स में कह रहा हूँ। अच्छा, वो चाहते हैं कि ऑन द आईटी साइड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइड, आपने देखा होगा कि अब हम ये जो डेटा के ऊपर है, ईयू तो काफ़ी उस पर अड़ के बैठा है, और आयरलैंड वगैरह देशों ने बहुत कुछ कहा है इसके ऊपर कि भाई ये ठीक नहीं है कि हमारा डेटा बाहर चला जाए। तो अभी हम भी कह रहे हैं, पर इसमें अगर हमने कुछ छूट दी है यूएस को, ये सामने नहीं आ रहा है। पर जहाँ तक मैंने देखा, हमारे 1 फरवरी बजट जो हमारे वित्त मंत्री ने प्रेजेंट किया, उसमें ये चीज़ साफ नहीं है कि जब डेटा बाहर जाता है तो उस पर टैक्स होगा नहीं होगा, क्या होगा। उसको मैं कहता हूँ कुछ धुंधला सा है, कुछ साफ नज़र नहीं आ जाएगा ना, अभी तो ट्रेड डील हुआ नहीं। हाँ, तो उसमें धुंधला सा है कि, और ये जो बड़े बड़े आईटी कंपनी हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और हैं, पर इसमें मुझे ये घबराहट है कि भाई इस एग्रीमेंट के
साथ हमने कुछ खो तो नहीं दिया। डेटा जो हमारा है, जो हमारे पास रहना चाहिए, वो कहीं वो बाहर तो नहीं जा रहा है विदाउट ड्यू पेमेंट। पैसे के साथ आप ले जाइए और रॉयल्टी दीजिए और आईपीआर हमारे पास रहेगा। ऐसा अगर हो, आईपीआर का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन दैट डेटा हमारा ही रहेगा, आप इस्तेमाल कीजिए, पर उसका एक मुआवजा दीजिए, कुछ ना कुछ दीजिए उसके लिए। चलिए, ये तो डेटा वगैरह की बात हो गई, पर मैं ये भी कहूँगा कि आपने जब जिक्र किया फॉरेन पॉलिसी साइड का, जो सबसे इसका जो मैं समझता हूँ गलत वो कंडीशन हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं कि रशिया से हम तेल नहीं खरीदेंगे। ये किस किस्म का 19वीं सदी का ये 19th सेंचुरी फरमान है, तो फरमान। हाँ, वो ये 19वीं सदी में होता था, अभी हम 21वीं सदी में हैं। ये एक देश दूसरे को बोले कि आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, ये क्या तरीका है? अब आपने देखा होगा वक्त के साथ 62 में रशिया चीन की तरफ झुका था, 71 में हमारी तरफ झुका था रशिया। चीन को चाहिए कि वो हमेशा एशिया में और आगे जाके पूरे दुनिया में वो फैला रहे, छाया रहे। अब हम नहीं चाहते कि चीन हमारे ऊपर छाया रहे, तो चीन के साथ तो बड़ा मुश्किल है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। पर रशिया ने 71 के बाद हमारे साथ उनका रवैया अच्छा है। अब वो चीन के ऊपर निर्भर हो गए हैं क्योंकि वो तेल चीन को बेच रहे हैं। जी हाँ। अब अगर हम उनसे तेल ले, और अभी हमने बहुत कम कर दिया, हमने 60 बिलियन से 2 बिलियन कर दिया। 60 बिलियन पिछले साल हमने लिया, 60 बिलियन डॉलर का तेल लिया था रशिया से। तो ये मैं समझता हूँ ये सरकार की बड़ी, जिसको कहते हैं ना, कमज़ोरी है कि इतना क्यों डर रहे हैं आप। उनको बोलिए हर चीज़ में हम मानने को तैयार हैं, बायलैटरल कीजिए। जयची से पूछते हाँ, हैं, शुरू। क्यों इतना डर रहे हैं जयची जी? मैं तो आपको आप सुन थोड़ा सा के इसमें जो बारीकी में जाइए। चलिए, ये तो ऊपर की बात होगी, बारीकी में जाइए। इसमें हमें फायदा है या नुकसान है? इट्स 100% कैपिटुलेशन, ये पूरा नुकसान है। इसमें कुछ फायदा की नहीं है। पता नहीं आप लोग इतना जेंटली क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्योंकि सबको साफ दिख रहा है कि इसमें कोई फायदा है ही नहीं, और इसीलिए नहीं है। देखिए, जेएनयू से नहीं आए ना, दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, और ये मर्द लोग साफ नहीं बोलते हैं, मैंने टफ्ट्स में है, वो है, वो इधर है, प्रिंसटन है, ये बहुत पोलाइटली बोल रहे हैं जो बात है। नहीं, देखिए, क्या हमने, आप एग्रीमेंट को ही देखिए जो ऑफिशियली दोनों ने निकाल लिया है। हाँ, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो 18% है, the 18% is not for all of our exports to US. It is only for a small subset of exports. जो लेबर इंटेंसिव, सपोजिटली सम ऑफ देम, वो उसको भी पूरा नहीं। हाँ, टेक्सटाइल्स हुआ। बाकी लिस्ट है कि अच्छा, उनको हम देखेंगे ये फ्रेमवर्क कैसा चला, हम देखेंगे इस सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ दिस, उसके बाद हम बाकी का देखेंगे। 6 महीने कुछ नहीं बोला है। अच्छा। सक्सेसफुल कंक्लूजन वो कब होगा, वो तय करेंगे। अच्छा। तो वी डू नॉट नो। हाँ, और उसमें ये भी कहा है कि वी विल एक्चुअली बी, उसके बाद ही ना ये स्टेटमेंट निकाले द नेक्स्ट डे, ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है कि हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी मॉनिटर करेगा। बेसेंट विल मॉनिटर कि ये इंडिया बेच रहा है कि नहीं टू रशिया। हाँ, जिसमें भी हमने कुछ नहीं बोला है। तो क्या है कि मैं दोबारा से साफ ही बोल देती हूँ, ट्रंप इज अ बुली एंड बुलीज रिकॉग्नाइज वीकनेस। आपने एक बार दिखा दिया कि हम वीक हैं, हम डरे हुए हैं, दैट्स इट। यू आर आस्किंग फॉर बीइंग पुश्ड अराउंड। आप ये पूछ रहे थे इनसे कि क्यों बार बार ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए इट्स ऑब्वियस दिस इज व्हाट बुलीज डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज वीकनेस एंड दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग well, or let me put it this way, the leadership is not behaving in a way that shows dignity and self-respect. ये मैं साफ कहूंगी। और let's not compare with China. China तो अलग चीज है। हाँ, and we do not have their bargaining strength. We don't have rare earths वगैरह। But consider South Africa, consider Brazil, consider how other governments have responded. You can maintain dignity. अच्छा, ब्राजील को भी 60% लगाया था टैरिफ्स, ब्राजील ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। They did not offer a trade deal. They did not go and say please sir, I'll do anything. जो ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है, हमें नहीं मालूम, मगर ट्रंप कह रहा है कि
हमारे पास आके प्लीज आई डू एनीथिंग सर, आई डू एनीथिंग सर. हाँ, they did not do any of that. Most tariffs on Brazil have been quietly lifted because it's against the interests of the US economy. Of course. And Lula has not bothered to get into any of that. अच्छा, ये सब है, मगर हमारी इकोनॉमी को देखिए, the exports for which we are now going to get 18%, which is no advantage. We do not get a competitive एडवांटेज. वो कहते हैं बाकी देशों के 19%. अरे बाबा, हमारी कॉस्ट तो देखिए. We are still uncompetitive vis-a-vis Bangladesh, Vietnam, Thailand, Malaysia, Cambodia. We are still uncompetitive at 18%. So it's not, we are not suddenly better off because they are 19%. गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है यही है कि देखो हमारा 18 उनका 19 है, इसलिए पूछा मैं. हाँ, उनका 19-20 है, मगर हमारे कॉस्ट कुछ ज्यादा ही हैं. तो we are still not competitive in those. But those sectors account for less than 2% of our GDP. Number one. Number two, in the past year, those sectors have not done badly. हमारे कुल मिला के merchandise exports have grown by 2.2% despite US tariffs. Textiles and garments have grown in December. The year-on-year increase was 9%. So they are finding other markets. Wonderful. It's excellent that we are able to diversify. Correct. Diversify to Africa, diversify to Latin America, some European countries. Why are we so desperate to do a deal? तो मेरा प्रश्न ये है कि क्यों कर रहे हैं हम इस वक्त में, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सबको मालूम है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना तो है. अभी तक तो नहीं आया. अभी तक नहीं आया. चलिए देर करेंगे, मगर इस साल में तो आएगा. हाँ, इस साल में कोई तो डिसीजन आएगा. मोस्ट कंट्रीज आर नॉट गोइंग फॉर द डील फॉर दैट रीजन. सब इंतजार कर रहे हैं. हमें इतना जल्दी क्यों था? जल्दबाजी किस कारण में? और दूसरी तरफ, it is not that your economy has suffered that much. No, I agree with you. It is not even that those labor-intensive sectors have suffered. Yeah. Because exports have still grown. Okay, they've not grown as much as they could have. Correct. But we are diversifying. We are finding new markets. Isn't that better for us to be more resilient? So I cannot understand this deal. It cannot be an economic reason. अच्छा, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैक्ट दैट फरवरी 4, 2026 में पीयूष गोयल जी ने एक स्टेटमेंट दी पार्लियामेंट में. उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस, बातचीत के दरमियान, हमने ये इंश्योर किया है कि हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर हैं, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स, वो हमने प्रोटेक्ट किए हैं, किसी हर तरीके से उनकी हिफाजत की है. एंड वो भी मानते हैं, यूएस भी मानता है कि ये बात ये बिल्कुल सही है. ये तो पीयूष गोयल की स्टेटमेंट है. फिर 6 फरवरी को, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट, यूएस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट आई. उसमें क्या कहा? कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीयूष गोयल सेड, उसने कहा इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स and a wide range of US food and agricultural products, including dried distillers grains, that is the DDG, red sorghum for animal feed, tree nuts, fresh and processed food, soybean oil, wine and spirits, and additional products. So it's a direct contradiction to what Piyush Goyal said in Parliament. Absolutely. तो आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है? देखिए, जो ऑब्वियसली हुआ है कि हमारी सरकार ने काफी कुछ प्रॉमिस कर दिया है. अब वो हमारे देश में बताने के लिए डर रहे हैं. बट कंसिडर जो जॉइंट स्टेटमेंट में निकला है. अच्छा, सोरगम है उसमें, रेड सोरगम. हाँ, अब मिलेट मिशन एक बना है हमारी, उसमें सबसे बड़ा ऊपर लिखा है आत्मनिर्भरता. वी आर नॉट. अच्छा, फिलहाल हमारे मिलेट्स पे कितना ड्यूटी है? 57.5 इफ यू काउंट द ड्यूटी प्लस द सेस एंड ऑल दैट. उससे हम जीरो जाएंगे, which to US is the largest and cheapest exporter in the world. It's a heavily mechanized and heavily subsidized agriculture. कि हम agriculture open करके रहेंगे. तो मिलेट को आप खत्म कर लेंगे, which is essential for dryland farming, which is so critical for subsistence as well. उसको आप खत्म कर लेंगे. दूसरी तरफ आप देखिए DDG, that is going to kill oilseeds. Correct. Because you can't just say DDG. because animal, देखिए वो कहते हैं animal feed होगा. DDG is animal feed. So is our oilseeds viable if you cannot sell the meal also? They are not viable. You have to be able to sell the oil and the meal. That is what farmers do. तो ये तो देखना है ना कि what is going to be possible now for farmers to deal with. मुझे तो नहीं लगता है कि it's absolutely horrifying. जो उन्होंने
ऑफिशियली बोला है. अब अंदर चुपचाप क्या बोला है, क्या दे दिया है, वी डू नॉट नो. चलिए आपसे अब पूछता हूं मैं सवाल एक और, क्योंकि ये मामला स्पष्ट नहीं है मेरे हिसाब से. सरकार कहती है कि हमारा जो ट्रेड रहेगा अगले 5 साल में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो $500 बिलियन होगा, मतलब कि $100 बिलियन एवरी से. बट जो स्टेटमेंट आई है उसमें ये लिखा है कि वी विल बाय गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ $500 बिलियन, नॉट दैट द ट्रेड विल बी $5 बिलियन. Am I right? That's correct. That this. So what will we buy for the $500 billion? What the statement has said, first statement said that India will buy आप कहते हैं intends to buy. Intends to $500 buy. billion. अब वो change हो गया. Now they're saying intends to buy. Yeah. Now, what is interesting there to me is, by the way, that has been done by Trump with other countries also. Right. No, we don't see. No, Look, no, no, no. Trump needs us more than we need Trump, if you ask me. No. It's important to be correct on this. Okay. That they've said this, but they've said even larger numbers for other countries. Right. Okay. But what is strange about whether it's with us or other countries is that it's not the government that does the buying. Yeah. It's private. I mean, it's all kinds of companies, consumers. All kinds of people who do the buying. Yeah, I'm sorry, what they are wanting to say, I'm sorry to interrupt you. वो aircraft खरीदो. I know. Yes. Defense खरीदो. Yeah, but that is correct. Fighter planes खरीदो. No, that is correct. That's clearly वो defense. तो सरकार ही buy No, करेगी. that is defense equipment, etc. But that won't be the whole. That I know, but it will be a what I'm substantial saying part. is that as far as the government is concerned, they could be doing some deals or some contracts or whatever to do with defense equipment, Correct. which is in the government's domain, Correct. even if it comes through private sector. Yeah. Okay, so that's clear. But all I'm saying is that these deals are nonsensical, whether it's with us or with other countries, that you will buy so much because you have no idea over the next 5 years. So that is purely as a factual thing. That it's a strange thing to say, especially when their exports to us are not much more than $50 billion a year right now. So. This means about $100 billion a year on average. But I'm just telling you what they say. I mean, I want to show you the statement itself. Yes. He says $500 billion of US energy products, aircraft, Yes. aircraft parts, Yes. precious metals, technology products, coking coal over the next 5 years. These are identified. No, The Indo-US that's correct. What I'm still saying is, I agree with you, but they have identified. No, this is what they're saying. Okay, but what I'm still saying is that you have to look at the reality of global trade. Okay. Okay, this is what they clearly want us to do. I have no idea what the government has committed. Okay, but I don't see how our government or any other government can commit something like this because they only buy certain kinds of things. Yes, oil, yes, aircraft and things like that. So that's purely as a factual issue. Right. That yes, they have said something very strange. And I should also add, we haven't said, right, that they will intend to buy so much from us. No, this is an Indo-US joint statement. No, I know. No. He's saying that I'm saying India we haven't is not said. getting any We extraction haven't from said. them. No, of course not. No, that's why I said that there's a difference. They are saying in the joint statement that India will intends to buy so much. Exactly. It does not say what US will intend to buy from India. वो तो जो मन होगा, जो मर्जी होगी वो खरीदेंगे. But one thing I do want to say is that again we don't know what exactly will happen. It's only framework, but it does talk about zero tariffs on things like textiles and apparel, leather, footwear, plastics and rubber, organic chemicals, house decor, handicrafts, strangely aircraft parts. I'm not sure what aircraft parts we're studying them. That the statement has said. What will actually happen, we don't know. Exactly. Okay. But we have to still say what the statement has said. So the only point I'm making is that it does seem like a strange deal, and say A, B, we don't know what exactly will be in it. C, we don't know when it will happen. They've also talked about that this is an interim agreement. Yes. And there will be a final trade agreement, which we don't know when it will happen. But
they say in the final trade agreement, they will have, India agrees to address long-standing barriers. Non-trade barriers. To non-tariff barriers. non-tariff Non-tariff barriers. barriers. Accept US standards And to international apply to standards. Indian market. And Indian international Yes, standards. but they haven't also. said what standards of ours will apply there. No, you can say, look, our standards are not good. Fine. Also, address long-standing NTBs, non-tariff barriers, on US food and agricultural products. Right. Will agree to reduce that. So that means quantitative restrictions. And it also says 10, most important to me, the statement is saying, is 10-year phase out for agricultural products. Yeah. Many of which are currently excluded except for the items that you had mentioned. Correct, correct. So I think these are all details that will need to be seen, and I think that that our government should tell us on what we intend, so that वो तो ट्रम्प will tell us ना. no, that's the वो तो क्या आपकी सरकार को तो अभी तक नहीं बताया तो ट्रम्प बता देंगे. thing. उनसे पूछ लेते हैं. I would like our government to tell us what we We intend. all would love that. I can Can I just Yeah, please. footnote, Rakesh? It's true that those are mentioned as zero tariff, but that will follow on the successful conclusion of the things that have been stated immediately. The point is that that particular concession, zero tariff, etc., was after the initial thing when those will still remain at above 18, at 25 currently. They will consider a zero tariff thing after the successful conclusion of this interim arrangement. Number one. Number two, Piyush Goyal himself, when he was questioned about the fact that Bangladesh has got this option of zero tariff on textiles and that's going to affect us, etc., said, no, we will also get that benefit if we actually import US cotton. So Yes. for the exports that involve US cotton, we will get that benefit. That's what Piyush Goyal said. Yes. So that's clearly what they have agreed on internally. It hasn't been stated in the statement. I just want to make one comment and then I'll please come to you. My own hunch, and I may be completely wrong, is that on the Indian side, government of India, they wanted somehow to enter into some kind of interim arrangement to tide over the 50%, according to me. That's why they have agreed that they will not buy Russian oil, so that it's a signal to the Indian electorate that we have done a good job, Yeah. right? And we're playing the diplomatic game. We're not in any way being aggressive. And now that we've got this wonderful deal, now negotiations will go on. So in a sense, we have wantonly agreed to tide over the problems that we were facing, is my hunch. I may be wrong. नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेस सेविंग कुछ एक कर लीजिए। करेक्ट। पर एक चीज़ में मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि हम कॉटन यार्न खरीदेंगे। अरे भाई, सरकार तो कॉटन यार्न नहीं खरीदता है ना। और वो कहते हैं कि हम बोइंग्स खरीदेंगे। अगर बोइंग भी सरकार नहीं खरीदता, हम अगर फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे ठीक है, वो सरकार खरीदता है, पर बोइंग तो इंडिगो खरीदेगा या एयर इंडिया खरीदेगा। बोइंग एयरक्राफ्ट तो अच्छा उनका है हमारे साथ कोलैबोरेशन इवन ऑन द डिफेंस साइड। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो ज़्यादातर लोग कहते हैं आप थोड़ा धीरज रखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं आपको पहले से ही समझ में आ गया है कि हमने हाथ खड़े कर दिए और कहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो एक करना है, ताकि कुछ लगे कि हमारा जो है रिश्ता यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो इतना ख़राब नहीं है। ठीक है, पर आपने ब्राज़ील का उदाहरण दिया, बिल्कुल ठीक दिया। पर जहाँ तक आपने आज मुद्दा रखा है इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट, मैं इतना ही कहूँगा इसके बारे में कि इसके सामने जितने प्रश्न चिन्ह हैं उतने टिक मार्क नहीं है। प्रश्न ज़्यादा हैं, उत्तर कम है। Correct. That's exactly right. That's why I was saying that we don't know what they've agreed to. And even this is supposed to be an interim agreement. Right. Many things will happen once the interim agreement goes into force. And we don't know A, what is in the interim agreement, and B, when it will go into force, and C, there's a talk about a greater bilateral agreement which will happen after the interim agreement. You're right. I agree with you. That is why I said they're trying to
tide over the problem that we were facing of a 50% tariff. They were trying to tide over that and to give the impression to the Indian electorate that, see, we've been able to enter into a great deal. The No, sorry. This is the EU was the mother. That's what I'm saying. Mother deal, EU, With EU. and This- now this great deal. No, this is India has other done deal. great- No. I don't know what No, it no, is. this is Right. the. It's stillborn at the moment. No, since May I say no, something? since it's with Trump, is the big daddy of the deal. बताइए जयदीप। You know, I cannot understand why any country would actually sign a deal with Trump because he doesn't hold by the deals he signs. सही बात है ना? खुद ही उन्होंने यूएस, मेक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट किया था, खुद ही उन्होंने उसको इनकार कर दिया, खुद ही उन्होंने इंडोनेशिया के साथ डील अभी बस कुछ महीने पहले किया है। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, इंडोनेशिया ने ये करने को सोच रहा है, मैं तो आई एम गोइंग टू पुट सो मच टैरिफ ऑन देम। सो ही डजंट स्टिक टू एनी ऑफ हिज डील्स, खुद ही नहीं मुंह मानता है। तो हम क्यों इतना कष्ट करके ये कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं, जबकि बिना एग्रीमेंट से वी कुड एक्चुअली हैव बीन डूइंग बेटर, मुझे तो लगता है। चलिए, okay, now I'm coming to a very serious issue, which I think has not been raised so far. You are aware that there is an executive order of 14066 of the US government on March 8, 2022, where they said कि भैया आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदो। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अगर आप खरीदोगे तो हम आपके ऊपर 25% पेनल्टी लगाएंगे टैरिफ के अंतर्गत। फिर उनका एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है 14329। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहता है कि हम आप मान गए हैं कि हिंदुस्तान तेल नहीं खरीदेगा, तो इसलिए हम वो ये 25% लिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी 18% रह गया है, और अगर हमें पता चला कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशियन ऑयल खरीदोगे तो 18 + 25 43% हो जाएगा, ये कहना है। बट ये तो खैर इज ऑन द इन द पब्लिक डोमेन। बट व्हाट इज नॉट अंडरस्टूड इज द स्टेटमेंट मेड in the modifying duties to address threats to the US by the government of the Russian Federation. That statement is of February 6, 2026. वो कहती है that I have determined, that is Donald Trump has determined, that India has taken significant steps to address the national emergency described in Executive Order 14066, that's the Russian oil, and to align sufficiently with the United States on national security, foreign policy, and economic matters. Accordingly, I have determined to eliminate the additional ad valorem rate of duty imposed, which is 25%. How can any sovereign nation accept this statement? I want each of you to answer that. Start with you. In diplomacy, you don't always take at face value even what governments have said publicly. But you combine it with what is said privately. We are an economically smaller country, even though our population is much more than that of the United States. And to some extent, we are vulnerable also because there is a large Indian diaspora over there, which has connections over here, right up to the decision-making levels. So to that extent, we have to eat humble pie and even accept some statements like this. But on the ground, what we have to do is not say, without even waiting for that Air India crash investigation to be complete, whether the Boeing aircraft was to blame, to start saying that we are going to buy Boeing aircraft. It shouldn't come from the government. Let the private sector say it. So my sense is that we have, and I think I will use this word, compromised ourselves to some extent vis-a-vis Russia, because the Russian Foreign Minister, Mr. Lavrov, has made the statement that... We haven't heard of it, he says. Yes. That's what he said. So this is awkward because, as I pointed out, whether it was 71 and even later, I think they have had a beneficial kind of influence on Indian interests at the global level. Whether it's always been completely beneficial economically is another matter, rupee, ruble trade, etc., etc. But on the foreign policy side, net, there is also a downside to supporting or putting up with the dictator called President Vladimir Putin. But at the other hand, we are looking at country to country.
So I think we have, fallen short in terms of how to phrase some of our statements to address these unilateral, sweeping kind of declarations coming out of Washington. We have to tread a fine line and we have to be careful, but I think we have gone too far to the side of being quiet and submissive. I don't want anything in the diplomatic area to be aggressive. That is counterproductive. But at least be factual, saying these are Indian interests, this is what it is, and this is where we are going with this. This is how we would like to engage with the US, and leave it at that. No, but if you want to protect your national interest, right, then you should at least make a statement in Parliament, okay, look, we will follow an independent foreign policy. We have our own economic interests to look after, and we will follow our economic interests. Now, whether you are dealing with a dictator or a non-dictator, it doesn't matter to India. We'll deal with everybody, because ultimately our interests have to be protected. So, but at least a statement must come from Parliament, from the Prime Minister, that look, we are a nation, sovereign nation, and we're not going to accept any alignment with our foreign policy. We stopped buying oil from Iran. It's a country with which we have relations for the last 2,000 Exactly, but years. the point is that if to align the foreign policy of the United States, we can't buy oil from Iran. What do you say, Jayati? Well, I To mean, this I think statement. it's appalling. But I find the entire that statement, that so-called the framework statement, appalling, because it is a capitulation, and I think there's no doubt that it is a capitulation, because this is the expression in the US. This is what they are saying. This is what they have got from their discussions, Right. that India will do pretty much what we say, and we have obviously And they've been given. saying it from the beginning. But we are not contradicting that. I have not heard a single statement, as you mentioned. There's a tweet by the Prime Minister. क्या कहते हैं उसमें? मैं बताता हूँ आपको. हाँ, क्योंकि साफ साफ तो ये भी नहीं बोला है कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे. कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, ना कॉमर्स मिनिस्टर ना फॉरेन मिनिस्टर. वो तो कहते हैं कि आप उनसे पूछिए, हाँ, वो कहते हैं हाँ, आप उनसे exactly. पूछिए, और तो- जो ऑयल मिनिस्टर है वो कुछ नहीं कहता. असली मैटर तो ऑयल मिनिस्टर की बात है ना, वो कुछ भी नहीं कहते. मोदी साहब की ट्वीट ये थी, मैं आपको पढ़ देता हाँ, हूँ. बताइए. February 7, 2026. Great news for India and US. We have agreed on a framework for an interim trade agreement between our two great nations. I thank President Trump for his personal commitment to robust ties between our countries. This framework reflects the growing depth, trust, and dynamism of our partnership. It strengthens Make in India. I don't know how. By opening up new, it is not The opposite. Atmanirbhar Bharat, it is Trump-Nirbhar Bharat. What Make in India are we talking about? Who is going to make in India if we're going to import everything? Anyway, by opening new opportunities for India's hardworking farmers, you're sacrificing the farmers' interest, and you're saying hardworking farmers. Strengthens Make in India by opening new opportunities for hardworking farmers, entrepreneurs, MSMEs, startup innovators, fishermen, and more. It will generate large-scale employment for women and youngsters. According to me, it will destroy employment in this country. And not that it will totally destroy, it will open some opportunities, but it will have a very, very negative impact. India and United States share a commitment to promoting innovation. So this is the kind of statement. It's just a, a 2-paragraph statement. That's it. No comment. And after the US comes up with the statement saying इंडिया ने Yeah, कहा है कि वो हमारे साथ हम जो ये तो कहेंगे February 7 वही- है. After the हाँ, February 6 हाँ, statement, this is the February 7 statement. तब भी कुछ नहीं बोलते. आप बताइए अब. No, I think one thing that we have been proud of for 75 years, right? More than that now, 80 years actually, almost 80 years, 79 years, is our strategic autonomy in external relations. We used to call it non-alignment. Now we call it strategic autonomy. Yes. So I think that is something that at least many of us have grown up with, and at least I have been happy that we've continued to do that with a different name, that is strategic autonomy. Correct. And I think that's very important for us to continue that general outlook in terms of our external relations, and also for our own self-respect. I think that's very important. Yes. And so whatever we do should be in our self-interest. Yes. There may be different views on what is our self-interest. Correct. But as far as government is concerned,
it ought to be clear that what is our self-interest. Two, that as we have been discussing, that this joint statement came from the White House, and as I've repeated earlier also, it's just not clear what actually will happen. Right. Three, we have not given a clear statement from our side Right. on what is it that we are agreeing to and what we are not agreeing to. Right. Okay. Now, it may be the case, as Germany is saying, that in diplomacy it is a good idea to keep your head down. Right. But So- it shouldn't be underwater. But it You shouldn't can be keep your head underwater. down. Then you can't breathe. It should be underwater. But that one of the things that has happened in the world with the Trump's antics is many countries have sort of kept quiet. Yes. Because you know that, look, the Except people. Canada. Except Canada. Yeah. Mark Carney, who I used to know very well when we were both deputy governors, he अच्छा. in the Bank of Canada, I in the Reserve Bank. Okay. So he made a very fine statement in Davos. I think that only point I'm making is that this is important for us, and that's what we should be doing. One footnote I would give, as far as the oil is concerned, that at least until Biden, until before Trump came, that's only less than 15 months. US was happy that we were buying Russian oil. Naturally, because the prices of Because international the oil price came of down. international oil went down, we increased the supply of oil. They did not want to say so publicly, but I know personally that they had in fact said so, to communicated quietly. We won't say anything. Good idea, you're buying Russian oil, because it increases global supply and therefore contains prices, and because the petrol price or the oil price in the US is one of the most sensitive political issues. Yes, of course. Now, one question I have therefore on that is it the case that because oil prices have generally become lower than they were at that time, that the US feels more confident that if they stop the sale of Russian oil, not just to us but to any other countries that agree with them, it won't make as much of a difference to the oil. So that they are in some sense looking after their domestic interests. And we have to do the same. Yes. Which is what we've been saying publicly, the External Affairs Minister has also been saying, that look, we will deal on this issue what is in our interest. And if you remember, when it was 2 years back or whatever it was, he said very stridently in Europe, when he was attacked in Europe on buying Russian oil, he said, look, you guys are buying much more than we are. So what are you attacking that's all me very for? well, but no, when I'm you saying ask- he said 2 years back. I know that. But it's not. But none of those kind of statements are coming out now. That's exactly. And now he says, when you ask him that question, he says कि आप उसे कॉमर्स मंत्री से पूछिए, and कॉमर्स मंत्री से पूछे वो बोलता है आप फॉरेन मिनिस्टर से पूछिए, ये हो रहा. You know, Rakesh ने बिल्कुल सही कहा that we have to do this for our self-respect, but also we have to do this to keep respect in the global community. That is true. जो भी हम हारे हैं अभी, we are actually losing respect in the global community. Yes. Now on oil, look, tomorrow he may come to a deal with Putin on the Ukraine war. Yes. And in any case, India is the only country he's singling out for this. China is importing the most Yes, US oil. Has चाइना के ऊपर वो बहुत निर्भर है. वही तो, no, but the point is, Brazil had the same tariff as we didn't do anything. But he says now of we its are in a tariffs- much weaker position, No, so no, we don't I'm have sorry, any. we are behaving weak. Oh, I see. We are Okay. behaving weak. It And is, and bullies respond to weakness. नहीं, हमारे- and also one other thing, he has also made the threat that if you BRICS people do anything together, Yeah, I will. then I'll put 500% tariff. That's right, that's right. Independent of any deals I may have struck with you. तो कोई ये deal का हमारा कोई जो- माने नहीं रहता है. हमारा जो तो- elite है, हाँ तो वो बहुत sorry. So just to say precisely that, कि हमने जो किया है, we have not just bowed down, we have exposed ourselves to all the other BRICS countries, to all the other G77 countries, who now no longer have any faith in us. और ये मैं काफ़ी जगह सुन रही हूँ, that we can't trust India on any of this. ये जो- And it's because of our elite, all the fellows in the US and the बिल्कुल। kids who want to go into the बिल्कुल US. ठीक कहा आपने. हमारा जो अंग्रेजी में बात करने वाला एलीट है, मैं जानबूझ के इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ, नहीं, बड़ा अच्छा वो कर रहे हो। बहुत ज़्यादा
ये जो इसीलिए तो मैं प्रोग्राम ही हिंदी में करता हूँ। हाँ, तो ये अंग्रेजी जहाँ बोली जाती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, उनकी तरफ ताकते रहते हैं। कोई बात नहीं, ज़रूर ताकिए, वहाँ कुछ ऐसे देश हैं जिनका टेक्नोलॉजी बहुत ऊंचा है, पर इन चीज़ों को छोड़ के हमारे एलीट का जो है एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और फॉन्डनेस, क्योंकि बहुतों के वहाँ रिश्तेदार हैं। मैं एक चीज़ पे गौर करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि इस सारे, जिसमें ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे कप प्लेट नीचे गिर गए, टूट गए, तो उनको उठाने के बजाय मैं एक कप जो सही सलामत है टेबल पे, उसके बारे में कहना चाहता हूँ। ये जो बीटी कॉटन है, हमने बीटी कॉटन हमने अलाउ किया है, हमने उसको उसकी अनुमति दी है, उसके फसल आती है और हम बेचते हैं वगैरह, पर हम बाकी चीज़ों में बीटी नहीं करते हैं। पर मुझे सुनने में आया है कि जो बीटी कॉटन का जो सीड है वो गुजरात प्रांत में बिकता है आम, और उससे जो तेल निकलता है उससे लोग खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तक मुझे पता चला है, हमने बीटी ब्रिंजॉल तो कर लिया है, वो हम नहीं उगाते हैं, पर हमसे सीड लेके बांग्लादेश में उगता है वो। ये सब सुनने में आया है मुझे। तो मुझे अजीब लगता है कि जहाँ हमें बताया जा रहा है अब ये कीजिए वो कीजिए, अब समय आ गया है कि बीटी आप इस्तेमाल कीजिए। आपको याद होगा नॉर्मन बोरलॉग, जो हाई यील्डिंग व्हीट स्ट्रेन्स, कितना कुछ बदल गया, कितना कुछ हम आत्मनिर्भर हो गए जहाँ तक पैदावार है इन चीज़ों की, चावल, गेहूँ वगैरह। तो ये बाकी सब्जियां वगैरह में भी, क्योंकि वो हमसे थोड़े आगे हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है, उसमें हम अगर कुछ करें तो, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, पर जहाँ तक मैंने पीछे पड़ जाएंगे आपके जो स्पेशलिस्ट हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। नहीं, उसमें कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो खेती बाड़ी करते हैं उनके हित के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो गुजरात में ही उसी का तेल काम करोगे, जीएम फूड यहाँ लाओगे, ये करोगे, तो इसमें बड़ा भारी फ्यूचर का नुकसान बड़ा होगा, ये कह रहे हैं वो। लोग कहते हैं, मुझे लॉट ऑफ वेरी एक्सपर्ट्स से। एनीवे, ये अलग डिबेट है। हाँ, फिलहाल तो मुझे लग रहा है इसमें बस इसी बात पे है कि फिर कॉमर्स मिनिस्टर क्यों कहता है कि कोई जीएम प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी कमिंग ऑलरेडी। हाँ, तो वही तो डीडीजी में जीएम है, तो बस झूठ की बात क्यों? अरे चलिए, वही ऐसा है ना, सच होता है, कोई चीज़ सच भी नहीं, कोई चीज़ झूठ भी नहीं। इस समय मुझे ऐसा लगता है राकेश जी कि हम कंफ्यूज्ड हैं, सरकार भी लगता है कंफ्यूज्ड है, लेकिन जो क्लियर बात है वो डोनाल्ड ट्रंप की है। उसको मालूम है कि क्या उनको चाहिए, और हम यही कंफ्यूज्ड हैं, हम दे या ना दे पाए। One point I want to make on our self-respect, also respect internationally, is that we don't seem to realize that 2/3 to 3/4 of incremental global growth in GDP and trade will come from Asia, including South Asia. Correct. We are busy doing deals with the West. I think that we would do a lot for our self-respect and respect internationally if we reconsider our decision to walk away from RCEP, that is the Regional Comprehensive Economic Partnership, and or join the CPTPP, whose full name I can never remember. Right. The point is that we must demonstrate to ourselves and to the world that we are confident, we can compete in the world, we will do what we have to do in our interests, and this is where the future is. Right. And that will demonstrate to others that they can't trifle with us. I think this on that issue, all of us are Yes. ad item. Yeah. That we must stand up, Yes. we must compete with the world, we will not let our sovereignty be jeopardized in any way, and the time has come for all of us and the nation to stand up together. Thank you very much. Thank you.